हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीर शर्मा, आपके फेवरेट चैनल शर्मा फिजिक्स फोरम से। आज मैं अपना जनरल साइंस का चौथा लेक्चर लेकर के आया हूं। ये जो मेरी जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, ये बेसिकली उत्तराखंड फॉरेस्टर एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और जो कोई भी एग्जाम जिसमें जनरल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट आता है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो इससे पहले मैं अपने जनरल साइंस के तीन लेक्चर ले चुका हूँ। आज ये मेरा चौथा लेक्चर है। तो जो कोई भी बच्चा आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, पहले के तीन लेक्चर को जरूर देखे, तब जाकर के उसको आज का लेक्चर ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था। वेलोसिटी मतलब वेग, कि वेग क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, मतलब विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है वो वेग कहलाती है। फॉर्मूला इसका था v = s/t, और हमने इसके मात्रक पढ़ा था मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन पढ़ी थी lt-1, मतलब इसकी विमा। और एक ऐसी राशि है सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो इसके टाइप्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ठीक वैसे ही हमने समझा जैसे कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड को मैंने आपको एग्जांपल दिल्ली टू जयपुर वाला लेकर के समझाया था। ठीक है, तो उस एग्जांपल से ही हम लोग वेलोसिटी को भी कंपेयर कर सकते थे। और मैंने ठीक इंस्टेंटेनियस जब मैं आपको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो आज जो हमको डिस्कस करना है, मैं सबसे पहले आपको आज एक क्वेश्चन कराता हूं जो आपको थोड़ा सा क्लियर करेगा, थोड़ा बहुत और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा वेलोसिटी का। ये जो इक्वेशन दी हुई है 3t² + 5, यहां पर ये जो s है ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये जो s है ये विस्थापन है जो कि हमें मीटर में गिवन है। ओके, और ये जो t है ये सेकंड में गिवन है, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी हुई है डिस्प्लेसमेंट की। यहां पे हमको दो चीज फाइंड आउट करने बोल रहा है क्वेश्चन में, कि भैया हमको 1 to 3 सेकंड के बीच में 1 to 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी बतानी है, और दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है हमको ठीक दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी बतानी है। दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी p = क्वेश्चन मार्क है। तो इन दो क्वेश्चनों को हमने इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो कई सारे एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, वो भले स्पीड से रिलेटेड हो या फिर वेलोसिटी से रिलेटेड। देखो, इसका पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए हमको बोला है कि 1 से 3 सेकंड के बीच में, तो वेलोसिटी 1 से 3 सेकंड के बीच में जो होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है s/t, मतलब विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन परिवर्तन की दर। तो s3 मतलब 3 सेकंड में मेरे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, -s1, 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था अपॉन टाइम। अगर टाइम इंटरवल में दिया होता है कभी भी, तो उसको इस तरीके से निकालते हैं। ये इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने आपको स्पीड में भी लिया था, तो वहां भी हमने ऐसा ही करा था कि टाइम इंटरवल वाला क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो और यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन में टाइम की बात करूं, तो 1 और 3 के बीच में तो टाइम डिफरेंस है वो 2 सेकंड का है। S3 कैसे निकलेगा, जो S वाली इक्वेशन दी हुई है, जो S वाली समीकरण दी हुई है, उसमें हम लोग जहां जहां पर t है वहां पे 3 रखेंगे। तो 3 × 3 का स्क्वायर + 5, 3 × 3 का स्क्वायर 9 + 5, 9 × 3 27 + 5, 27 + 5 32। तो S3 की वैल्यू आ रही है 32, और S1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो S वाली इक्वेशन दी है उसमें जहां जहां पर t है वहां पर 1 रखेंगे। तो 3 × 1 का स्क्वायर + 5, 3 × 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 + 5, 3 × 1 कितना होता है, 3 + 5, और 3 + 5 कितना हो गया, 8। तो इस तरीके से अपने पास S3 और S1 आएगा। उन वैल्यूज को यहां इक्वेशन में रख देंगे,
तो v अपना आएगा 32 माइनस 8/2। 32 माइनस 8 करने से वैल्यू आएगी 24/2। तो 24/2 कितना हो जाता है 12, और इसका मात्रक हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमको जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है और जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, और जो इसका सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट में हमको क्या हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक स्टेंट पे, एक क्षण पर हमको वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हमने क्या करना होगा, जो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वेशन में चेंज करेंगे। सबसे पहले इस विस्थापन की समीकरण को तात्क्षणिक वेग के समीकरण में बदलेंगे। वो कैसे बदलेंगे कि ये जो समीकरण है इसको हम लोग t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। ये जो इक्वेशन है इसका हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। और डिफरेंशिएशन करना मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया भी था। जिसको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है वो मेरे लेक्चर 3 में जाकर के देख सकता है कि मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो देखो s दे रखा है 3t² + 5। हमको करना है डिफरेंशिएशन, मतलब ds/dt t के सापेक्ष करना था। तो हमको पता है 3 इंटू t² का भी हम लोग डिफरेंशिएशन करें, t² का भी हम लोग अवकलन करें तो हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस 5। कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है, कितना होता है, 0 होता है। 3 दूनी 6, 60 आ रहा है। ds/dt इक्वेशन किसकी आ गई अपनी? ये इक्वेशन आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब यहां पर t = 2 सेकंड पर हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो जहां पे t है वहां पे क्या रख दो, 2 रख दो। 6 × 2 = 12 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी अपनी कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड की आई है। तो सेम स्टेप का क्वेश्चन हमने ये वेलोसिटी वाला कर लिया, और सेम स्टेप का क्वेश्चन हम लोगों ने स्पीड वाला भी किया था। तो ये दोनों क्वेश्चनों से आपसे इन दोनों क्वेश्चनों की मदद से आपको ज्यादा क्लियरिटी हुआ होगा क्वेश्चन को समझने में और टॉपिक को समझने में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी कराने बाकी हैं। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को टॉपिक थ्योरी क्लियर कराते हुए जा रहा हूँ। जैसे मेरा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मोशन वाला, देन हम लोग 2-3 लेक्चर क्या करेंगे, पूरे न्यूमेरिकल वाले लेंगे और हर टॉपिक के अच्छे न्यूमेरिकल उठाएंगे। बहुत जो कि एग्जामों में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए उन क्वेश्चनों को उठाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो अभी हमको पढ़ना है आगे वो एक्सेलरेशन पढ़ना है। ठीक, तो एक्सेलरेशन की तरफ पढ़ते हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन, उसको समझते हैं। देखो, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण क्या होता है? सीधे सीधे यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इट इज the rate change of displacement. It is the rate change of displacement. It is the rate change of displacement. यह विस्थापन परिवर्तन की दर होती है। इट इज द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और विस्थापन परिवर्तन की दर होती है। विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती, सॉरी एक मिनट,
उसे पढ़ा गया। चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इस चीज को समझते हैं पहले कि एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन ही लिख देता हूं। इट इज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। यह वेग परिवर्तन की दर होती है। यह वेग परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला इसका हो जाएगा, इसको सिंबल जो दिखाने का है वो स्मॉल ए है। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v बाई टी, लिख सकते हैं इसको ऐसा, a इक्वल्स टू v बाई टी। वेग में कितना परिवर्तन हुआ कितने समय में, दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? अपना एक्सेलरेशन, त्वरण कहलाएगा। अब मानो कि मैं किसी एक पथ में ट्रेवल कर रहा हूं, पहले मेरी वेलोसिटी थी u और बाद में चलते चलते मेरी वेलोसिटी हो गई v। u थी मेरी इनिशियल वेलोसिटी मतलब मेरा प्रारंभिक वेग, और v हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी मतलब मेरा अंतिम वेग। ठीक है, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ उसको हम लोग यहां पे लिखेंगे। तो उनको वेग में परिवर्तन चाहिए तो v माइनस यू, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दो तो हमको क्या मिल जाएगा? वेग में परिवर्तन मिल जाएगा अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला भी किसका हुआ? एक्सेलरेशन का हुआ, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। ओके, तो इस तरीके से सोच सकते हो। दूसरी चीज, यदि मैं बात करूं इसके यूनिट की, कि एक्सेलरेशन की यूनिट मतलब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका यदि मात्रक की बात करें तो वेग का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड अपॉन समय का मात्रक सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि मैं बात करूं इसके डायमेंशन की, यदि मैं बात करूं इसके डायमेंशन की मतलब विमा की, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? वेग की विमा, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला a इक्वल्स टू होता है v बाई टी। वेग की विमा क्या होती है? एल टी माइनस वन अपॉन समय की विमा t। इसको सॉल्व कर ले तो एल टी माइनस, चलो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है ये बता दिया है मैंने आपको। उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी राशि का यदि हमको उसका मात्रक या फिर उसकी विमा चाहिए होती है तो उसका हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि हमको उसका फॉर्मूला याद है तो हम उससे उसकी यूनिट और उसके डायमेंशन दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है एक्सेलरेशन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको एक्सेलरेशन की थोड़ी सी फील देने की कोशिश करता हूं। ठीक, देखो ऐसा सोचो कि भैया कहीं पर हमको अगर इस तरीके से दिया हुआ है, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कहीं पे लिखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? एक्सेलरेशन का होता है। तो एक्सेलरेशन का मात्रक दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इस यूनिट को देख के हमको पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, क्योंकि जब मैं इस मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड को सॉल्व करूंगा तो मुझे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मिलेगा। तो मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड लिख सकता हूं। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे ये बता रहा है कि पर सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, पर सेकेंड में जो हमारी वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड के, इस 6 मीटर पर सेकेंड के रेट से क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमें ये फील दे रहा है कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फील दे रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यदि कहीं पे a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा होता है तो वहां पर हमें ये पता चलता है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड की
हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये तो उसकी फील्ड टाइप का रहा कि अगर कहीं पे हमको एक्सेलरेशन दिया होता है, कुछ वैल्यूज दी होती है, तो वो हमें क्या बताता है। ओके, चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक टर्म आता है रिटार्डेशन, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन के अंदर ही एक टर्म आता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं, इसको मिटा देता हूं हेडिंग इसकी। रिटार्डेशन को समझो। रिटार्डेशन, और हिंदी में कहते हैं इसको मंदन या ऋणात्मक त्वरण या ऋणात्मक त्वरण। रिटार्डेशन को हिंदी में कहते हैं मंदन या ऋणात्मक त्वरण। ये क्या होता है, इस चीज को समझो कि जब हमारी वेलोसिटी कहीं पर क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। वेलोसिटी अगर कहीं पे कम होती जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे हमारा एक्सेलरेशन भी कम हो रहा होगा। तो उस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन आता है वो ऋणात्मक वैल्यू में आता है। अगर कहीं पर हमारी वेलोसिटी शुरू में मान लो कि थोड़ी सी ज्यादा थी और हमारी यात्रा खत्म होते होते हमारी वेलोसिटी बहुत कम हो गई, तो जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो ऋणात्मक, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ऋणात्मक मान आएगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसी को मैं लिखता हूं कि त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ओके, त्वरण के ऋणात्मक मान को ही हम लोग मंदन कहते हैं, या फिर उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, या फिर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ओके, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी कब हमें त्वरण की, ये भी तो सोचना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू हमको त्वरण की मिलेगी कब। तो इस चीज को समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, देखो अगर कहीं पर एक कार से मैं ट्रेवल कर रहा हूं, सोचो ये मेरी कार है, उस कार से मैं ट्रेवल कर रहा हूं और शुरू में मेरी कार जब चल रही है वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। अब मैंने कार पे मारा ब्रेक। इसको ध्यान से समझना कि रिटार्डेशन वाला एक केस ले रहा हूं मैं। ये मेरी कार है जो कि शुरू में कितने की स्पीड से चल रही है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। अब मैं इसमें ब्रेक जब मारता हूं तो ब्रेक मारने के बाद मेरे कार की जो स्पीड है वो हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड में। और इस स्पीड में पहुंचने में जो टाइम लगा, सपोज कर लो वो 5 सेकेंड लगा। ओके, ध्यान से समझना, पहले मेरी कार चल रही थी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और उसके बाद जब मैंने कार में ब्रेक मारा तो मेरी कार की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और उसको 40 से 10 मीटर पर सेकेंड होने में जो टाइम लगा वो 5 सेकेंड लगा। तो यदि इस केस में मुझे एक्सेलरेशन बताना होता तो मैं बेसिक फॉर्मूले से ही जाता कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई कितने टाइम में। तो हम क्या करते हैं भैया, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास कितनी हो गई है 10, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी कार की 40, अपॉन इस स्पीड से इस स्पीड में उसको पहुंचने में टाइम लगा है 5। तो 10 माइनस 40 हमको 30 दे रहा है, माइनस का अपॉन 5, तो 5 माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे जो हमारा एक्सेलरेशन आया है वो नेगेटिव साइन के साथ आया है। यहां पर जो हमारा त्वरण आया है वो नेगेटिव साइन के साथ आया है। तो इसी को हम बोलेंगे मंदन। यही जो हमारा त्वरण है हमारा मंदन कहलाएगा, क्योंकि अब हमारी कार रुक रही है, उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मंदन या फिर ऋणात्मक त्वरण, और इसी को हम बोलेंगे रिटार्डेशन। ओके, तो फील हुआ होगा आपको कि क्या है मंदन, क्या है ऋणात्मक त्वरण और क्या है रिटार्डेशन, और इस एग्जांपल से ज्यादा आप लोगों को फील हुआ होगा। और आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को देखते हैं जरा। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में लिखता हूं यहां पे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार। वही दो टाइप के त्वरण होते हैं, दो टाइप की एक्सेलरेशन अपने पास होती है। एक होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं समान त्वरण, एक समान त्वरण जिसको हम बोलते हैं समान त्वरण। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में असमान त्वरण। ये एक समान होता है, ठीक है, एक समान त्वरण, एक समान लिख देता हूं इसको, ओके। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, देन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इस चीज को एक डायग्राम से आप समझो। सोचो कि ये पॉइंट अपना ए है और ये पॉइंट अपना बी है। ए से बी एक पाथ है और मैं इस पूरे पाथ को कुछ टाइम इंटरवल में बांट देता हूं, 4 सेकंड की, 4 सेकंड, 4 सेकंड, और ये भी मान लो 4 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 4 सेकंड। अब हो क्या रहा है, ऐसा देखना कि इसको पॉइंट नाम दे दो, इस वाले को जहां पे पहला वाला पॉइंट है इसको 1 नाम दे दो, ऐसे नाम 1 ना देकर के मैं इसको x कह देता हूं, इसको y कह देता हूं। ध्यान से देखना, a से x तक मेरी वेलोसिटी अगर मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड की थी, ओके, और x से y तक वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, y से b तक फिर वो हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझाना चाह रहा हूं इस डायग्राम की मदद से। अब इसको ध्यान से देखो, a से x तक एक टाइम इंटरवल कितना था, 0 to 4, मतलब 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड की। अगले 4 सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड की होगी, फिर अगले 4 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड की होगी। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बंदा जब स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, और स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन मोशन जब होगा तो बराबर समय अंतरालों में उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, एक फिक्स चेंज होता है। मतलब देखो 2 से 4 गया, 4 से 6 गया, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है हर समय अंतराल में। इस समय अंतराल में उसकी 2 मीटर पर सेकेंड थी, अगले समय अंतराल में उसकी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर अगले समय अंतराल में उसकी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हर समय अंतराल में 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं। तो यही जो केस है ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। तो हमको इससे ये पता चलता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बंदा जब स्ट्रेट लाइन मोशन में गति करता है, स्ट्रेट लाइन में वो गति करता है, तो बराबर समय अंतरालों में अगर उसकी वेलोसिटी में बराबर चेंज होते हैं, बराबर समय अंतरालों में यदि उसकी वेलोसिटी में बराबर चेंज होते हैं, तो उस प्रकार के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उस प्रकार का जो हमारा मोशन है वो हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो केस हुआ हमारा किसके अंदर आया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। और इसका एक एग्जांपल होता है फ्री, जो अगर हम ऊपर से बॉल फेंकते हैं नीचे किसी हाइट से, तो जो बॉल नीचे गिरती है वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंतर्गत आता है, ठीक। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आई होप कि समझ में आया होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन में गति करते हुए आपके बराबर समय अंतरालों में आपकी क्या हो रही है, बराबर एक फिक्स वेलोसिटी का चेंज हो रहा है हर समय अंतराल में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक केस है। ऐसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस ले लें, तो नॉन यूनिफॉर्म का केस भी इसी डायग्राम से यदि आप समझना चाहो, तो ये ए से बी तक का पाथ था, उसको हमने बराबर समय अंतरालों में चेंज डिवाइड कर दिया। तो पहले समय अंतराल में उसकी 2 मीटर पर सेकेंड थी, 0 से 4 तक, ये 0 है, 0 से 4 तक वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। उसके बाद x से
y, x से y के बीच में क्या हुआ कि ये चलने लगा, मान लो 4 के जगह मैं इसको 3 ले लेता हूं, 1 का चेंज हो गया और यहां जाकर के फिर अचानक से 5 हो गया। होना इसको चाहिए था 4, लेकिन अभी कितना हो गया, 5 हो गया। तो वो चेंज जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है हर बराबर समय अंतराल में, वो फिक्स नहीं हो रहा है, वो अलग अलग वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस, कि जब कोई बंदा अपना किसी भी पाथ में जब वो चल रहा होता है तो बराबर समय अंतरालों की मैं अगर ले लूं बराबर समय अंतराल, तो उन बराबर समय अंतराल में उसकी वेलोसिटी अलग अलग तरीके से चेंज होती है, एक फिक्स पैटर्न में चेंज नहीं होती है। तो वो केस आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला, ठीक है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया था इसमें कंफ्यूज मत होना, 0 4 सेकंड, इसको लेट कर लो कि 8 सेकंड था, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होगी, मैंने 4 बोल के एक इंटरवल बना रहा हूँ, 0 4 और उसके बाद ये कितना आ जाएगा अपना 12 हो जाएगा, 12 मतलब 0 4 सेकंड, ये सेकंड में 4 सेकंड 8 सेकंड और ये अपना 12 सेकंड। तो इस प्रकार से मैंने उसको टाइम इंटरवल बांटा था, ओके। तो ये आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखो समझने की कोशिश करना आप लोग, और मैं आपको समझाता हूं क्या है वो चीज। देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन जब कोई बंदा कर रहा है, सोचो ये ए से बी तक, यहां पर एक बंदे को खड़ा कर देते हैं, सुंदर सा एक बंदा ले लिया हमने, और सुंदर सा बंदा चलते चलते कहीं यहां पहुंच गया स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और ये ए से बी तक की जो टोटल लंबाई थी मान लो 100 मीटर थी। कितनी लंबाई थी इसकी, 100 मीटर। तो ए से बी तक 100 मीटर की लंबाई, बंदा सुंदर बंदा यहां से चलते चलते बी तक पहुंच गया। अब हमसे पूछा जाता है कि इस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताओ, और बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब विस्थापन कितना है वो बताओ, ठीक। बंदे का डिस्टेंस बताओ, बंदे का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो हम बोलेंगे भैया देखो ए से बी तक की कुल दूरी तो 100 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस तो हो गया 100 मीटर। और अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही 100 मीटर है, और किसी बात से वो गया ही नहीं है, तो 100 मीटर। तो इन स्ट्रेट लाइन वाले केस में यदि कोई बंदा स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक ही दिशा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन में और एक ही दिशा में जब वो गति करता है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार के जो केस होंगे स्ट्रेट लाइन वाले, और जब वो एक ही डायरेक्शन में गति करेगा, ठीक है, तो उस केसों में डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब दूरी बराबर क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। कौन से केसों में, स्ट्रेट लाइन वाले केसों में। स्ट्रेट लाइन वाले केसों में भी किन केसों में, जिनमें वो एक ही दिशा में गति करता है, एक ही साइड को गति करेगा, दूसरी साइड को अगर गति करेगा तो फिर दूरी और विस्थापन दोनों फिर अलग अलग आना शुरू हो जाएंगे, ओके। तो ये केस रहा। तो स्ट्रेट लाइन वाले केस में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि भैया स्पीड और वेलोसिटी भी आपस में बराबर होगी। तो स्ट्रेट लाइन वाले केस में जब कोई बंदा एक ही साइड में गति करता है, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी मतलब चाल और वेग भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ओके। तो ये जो टर्म है, कोई डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी, ये टर्म हमको काम आने वाली है न्यूमेरिकल में। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन में कोई बंदा जब गति करता है और एक ही दिशा में, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं, साथ ही साथ स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ठीक है, ओके। अब हमने जो पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति के जो समीकरण दिए गए, वो गति के जो समीकरण है बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक। और जो हमको पढ़ना है पूरे सिलेबस में अपने, वो भी हम लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं पढ़ना है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक टर्म आ जाता है जर्क, वो जर्क हमने नहीं पढ़ना है, वो जर्क हम लोग अपने हायर स्टडी में पढ़ेंगे, उसको यहां नहीं पढ़ेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण को
जो तीनों ही इक्वेशन इसकी दी गई हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए दी गई हैं। इस बात को ध्यान में रखना कि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो गति की इक्वेशंस दी गई हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए दी गई हैं। ओके, तो मैं तीनों ही इक्वेशन को, तीन इक्वेशन है गति की, मोशन की, मैं उनको लिख देता हूं। पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन फर्स्ट है गति की, ये इक्वेशन 2 है गति की, और ये इक्वेशन थर्ड है गति की। इसमें कौन सी वैल्यू किस चीज को डिनोट करते पहले बता दूं। इसमें जो v है, कैपिटल V, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। ये इक्वेशन आपको याद होनी ही चाहिए। साथ में कौन सी चीज किस चीज के लिए यूज हो रही है, कौन सा सिंबल किस चीज को डिनोट करता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है और u अपनी इनिशियल वेलोसिटी होती है, a अपना एक्सेलरेशन होता है, s ये जो यहां पे है वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान, और t जो है वो अपना टाइम है। तो सारी चीजें जो जो सिंबल इसमें यूज हुए हैं सब लोग किस चीज को डिनोट करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। और एक चीज ये और याद होनी चाहिए इक्वेशन के बारे में कि these equation is valid for uniform acceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन वैलिड है। यह समीकरण एक समान त्वरण के लिए लागू होती है। ओके, तो ये इक्वेशन और ये उनके सिंबल हैं कि कौन से सिंबल किस चीज को डिनोट करते हैं, तो वो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा जिसमें मैंने आपको वेलोसिटी का क्वेश्चन कराया, एक्सेलरेशन पढ़ाया, देन हम लोग इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन में पहुंच गए, और मोशन की इक्वेशन भी मैंने आपको तीनों ही इक्वेशन बता भी दी हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग मोशन के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन पर। ठीक है, और एक्सेलरेशन पे भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप क्या करो कि तब तक जितने भी मैंने 4 लेक्चर कर लिए उनको पहले पढ़ लो। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स टाटा बाय।